हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। आज हम क्या करने वाले हैं? आज हम करेंगे अधिगम अक्षमता। यानी अधिगम अक्षमता किसे कहते हैं, इसका अर्थ देखेंगे, इसको कैसे परिभाषित कर सकते हैं और ये कितने प्रकार की होती है। आज की वीडियो में हम वो सब देखेंगे। तो आपके सीटेट का एग्जाम कब है? सीटेट का एग्जाम है 21 जनवरी 2024। तो आप एग्जाम की तैयारी में लग गए होंगे, क्योंकि नोटिफिकेशन का हम सब इंतजार कर रहे थे कब आएगा। वो फाइनली आ चुका है। तो अब अपनी तैयारी में लग जाइए, क्योंकि आपको सीटेट अगर फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करना है तो आपको अच्छे से मेहनत करनी पड़ेगी। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि वीडियो लास्ट तक देखोगे तभी आपको पता चलेगा ये कितने प्रकार की है, कौन कौन से इसके प्रकार है, ठीक है। और उन सब के बारे में वीडियो में हम डिटेल से बात करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं अधिगम अक्षमता किसे कहते हैं, यानी अक्षमता। ये देखिए शब्द क्या है, अक्षमता। क्षमता क्या होती है? हमारी जो हम काम कर सकते हैं, हमारे अंदर कितनी उसको करने की योग्यता है, वो हमारी क्षमता है। जैसे एक बच्चा नर्सरी में जाता है तो उसको उस टाइम यही है कि वो कै ख सीख लेगा, ABCD सीख लेगा, उसकी उस टाइम वही क्षमता है। जैसे जैसे बड़ा होगा उसकी क्षमता ज्यादा होते जाएगी, यानी उसकी जो क्षमता है वो बढ़ रही है। यानी अधिगम अक्षमता क्या हो गई हमारी? अधिगम हो गया लर्निंग, यानी जो सीख रहे हम। अक्षमता होगी यानी क्यों नहीं सीख पा रहे, हमारे अंदर ऐसी क्या कमी है, वो होगी अधिगम अक्षमता। यानी कठिनाई कहाँ पे आ रही है हमको, वो हो जाती है हमारी अधिगम अक्षमता। तो इसका अर्थ क्या है? सीखने की क्षमता की कमी से है, यानी जो सीखने में कमी आ रही है, क्यों नहीं सीख पा रहे हैं, वो सब क्या हमारी अधिगम अक्षमता है। और जो ये शब्द है अधिगम अक्षमता, शब्द का प्रयोग सबसे पहले 1963 में किया था। और किसने किया था? सैमुअल क्रिक ने किया था। तो कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि अधिगम अक्षमता शब्द का सबसे पहले प्रयोग करने वाले मनोवैज्ञानिक का नाम बताइए। तो कौन था? सैमुअल क्रिक था, ठीक है। अब देखते हैं जो अधिगम अक्षमता इसको किस प्रकार परिभाषित कर सकते हैं हम। जो अधिगम अक्षमता हमारी कई प्रकार की हो सकती है, जैसे बोलने में हो सकती है, कोई बच्चा अच्छे से नहीं बोल पाता या डर जाता है, अपने जो भाव है वो व्यक्त नहीं कर पाता। किसी को पढ़ने में दिक्कत हो जाती है कि वो पढ़ नहीं पाता है, ख को ख पढ़ लेता है, ग को घ पढ़ लेता है, यानी उसको पढ़ने में दिक्कत आ रही है। किसी को लिखने में दिक्कत आती है, लिखा हुआ उसको समझ में नहीं आता है, यानी कई प्रकार की हो सकती है हमारी अधिगम अक्षमता। तो अधिगम अक्षमता को वाक हो गया बोलना, भाषा में दिक्कत हो सकती है। मान लो किसी बच्चे को मातृभाषा आ रही है, यानी जिस वो जहाँ से रिलेटेड है उसकी भाषा पता है, उसको हिंदी में प्रॉब्लम है, इंग्लिश में प्रॉब्लम है, यानी भाषा की दिक्कत हो सकती है। पठन पढ़ने में दिक्कत हो सकती है, लेखन लिखने में हो सकती है, या अंक गणितीय यानी गणना करने में दिक्कत होती है। वो ऐड नहीं कर सकता, माइनस नहीं कर सकता, उसको थोड़ा उसमें दिक्कत होती है अंकगणितीय प्रक्रिया में। जैसे किसी एक या अधिक प्रक्रियाओं में मंदता व विकृति। मंदता क्या होगी? धीरे धीरे, यानी वो एकदम नहीं कैच कर सकता। हर बच्चा एक जैसा नहीं होता, कोई बच्चा टीचर बताता है उसी टाइम उसके याद हो जाता है, कोई धीरे धीरे सीखता है, यानी मंदता, धीरे धीरे मंद गति से करता है वो। विकृति कमी होगी, अवरुद्ध विकास, या उसका विकास उस क्षेत्र में रुका हुआ है, तो उस के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। यानी जो अधिगम हमारी अक्षमता है उसको कई प्रकार से परिभाषित किया जा सकता है, जैसे बोलने से, भाषा में, पढ़ने में, लिखने में, अंकगणितीय, कई प्रकार की ये हमारी अक्षमताएं होती हैं। और जरूरी नहीं है हर बच्चे में सभी प्रकार की अक्षमताएं हो, नहीं, किसी में एक हो सकती है, किसी में ज्यादा हो सकती है और किसी में नहीं भी होती, ठीक है। तो ये सब हमारी अधिगम अक्षमता के प्रकार हो गए। जो मस्तिष्क कार्य विरूपता, संवेगात्मक व व्यवहारिक विक्षोभ का परिणाम है, यानी जो ये हमारी अधिगम अक्षमता है ये किसका? यानी मस्तिष्क में हमारी जो क्रियाएं होती है उसमें किसी प्रकार की कमी है, उस वजह से होती है अधिगम अक्षमता। या संवेगात्मक व व्यवहारिक है, यानी या कोई हमारा संवेग है वो अच्छे से एक्सप्रेस नहीं हो पाता है, उस वजह से होती है। या हमारा व्यवहार ही ऐसा हो गया कि हम उसको समझना नहीं चाहते हैं, तो वो हमारी उसका ये परिणाम होती है कि ये हमारे अंदर
अधिगम अक्षमता आ जाती है। अब देखते हैं कि जो सैमुअल क्रिक है जिन्होंने अधिगम अक्षमता का सबसे पहले प्रयोग किया था, उन्होंने क्या किया, एसोसिएशन फॉर चिल्ड्रन विद लर्निंग डिसेबिलिटी एक संघ बनाया। यानी इन्होंने एक संघ बनाया और उसका नाम क्या रखा, एसोसिएशन फॉर चिल्ड्रन विद लर्निंग डिसेबिलिटी। लर्निंग सीखने में डिसेबिलिटी यानी कमी है उनमें, उस प्रकार का एक उन्होंने संघ बना दिया और इस संघ में ऐसे ही बच्चे रखे जिनको किसी प्रकार की कमी थी। अब देखते हैं जो अधिगम अक्षमताएं हैं वो मुख्य रूप से कितने प्रकार की होती है। तो पहली क्या है हमारी, पठन विकृति, यानी पढ़ने में दिक्कत हो रही है हमें, हम अच्छे से पढ़ नहीं पा रहे हैं, ठीक है। दूसरी है लेखन विकृति, यानी लिखने में दिक्कत होती है, बी को डी लिख देते हैं, यानी टीचर बी बोल रहे हैं और हम डी लिख देते हैं क्योंकि हमें लिखने में दिक्कत है, या पेंसिल अच्छे से नहीं पकड़ पा रहा है कोई बच्चा, उसकी जो पेंसिल पकड़ने की पकड़ है वो सही नहीं है, ठीक है, या जो सुनने और लिखने का जो तालमेल होता है वो ढंग से नहीं कर पा रहा है। गणितीय विकृति, यानी गणना करने में दिक्कत होती है उसको, वो ऐड नहीं कर सकता, माइनस नहीं कर सकता, मल्टीप्लाई करने में, ठीक है। और मौखिक, उसको पता तो होता है कि इसका आंसर ये है पर वो बोल नहीं पाता है तो टीचर से डर जाता है, या उसको ऐसा लगता है कि अगर मेरा गलत हुआ तो टीचर क्या बोलेगा, यानी बोलने में उसको दिक्कत होती है। तो कितनी प्रकार की होगी, मुख्य 4 प्रकार की होगी। पहले पढ़ने से संबंधित, दूसरी लिखने से, तीसरी गणना करने से, और 4 नंबर हो गई मौखिक। अब सबसे पहले देखते हैं हम पठन विकृति, यानी पढ़ने में जो दिक्कत होती है वो कितने प्रकार की होती है। पहली है डिसलेक्सिया, ठीक है, दूसरी है एलेक्सिया, और तीसरी कौन सी है, हाइपरलेक्सिया। कौन सी है, हाइपरलेक्सिया। यानी जो पढ़ने में विकृति थी उसको हमने आगे 3 भागों में बांट दिए। पहली है डिसलेक्सिया, दूसरी है एलेक्सिया, और 3 नंबर पे है हाइपरलेक्सिया। अब सबसे पहले हम देखते हैं कि डिसलेक्सिया किसे कहेंगे, हम किस प्रकार की कमी है उसको हम डिसलेक्सिया कहेंगे। पहली तो है ये पढ़ने से संबंधित है, किससे संबंधित है, पढ़ने से संबंधित है डिसलेक्सिया, पहला तो यही हो गया इसका। दूसरा क्या है, इसको सबसे पहले प्रयोग किसने किया था, रुडोल्फ बर्लिन ने। किसने किया था, रुडोल्फ बर्लिन ने इसका सर्वप्रथम प्रयोग किया था। एक ये वाली इंपॉर्टेंट बात। अब इसके लक्षण क्या है कि बच्चे में किस प्रकार के लक्षण दिखेंगे जो डिसलेक्सिया से ग्रसित होगा। तो क्या है, वर्णमाला अधिगम में कठिनाई, यानी जो वर्णमालाएं हमारी कैसे खैसे ले लगा लो, ABCD लगा, उनको सीखने में दिक्कत होती है। पहला लक्षण तो यही हो गया, यानी वो उसको कंटिन्यू से नहीं बोल सकता, ए पता है उसको पर उसको बोलेंगे ए के बाद क्या आएगा, बी के बाद क्या आएगा, ऐसे कंटिन्यू नहीं कर पाएगा। तो वर्णमाला अधिगम में कठिनाई हो गई। अक्षरों की ध्वनि नहीं सीख पाना, यानी जैसे ए, कै, उनकी जो ध्वनियाँ आती है उनको वो पहचान नहीं पाता है, सीख नहीं पाता है। बोलने में उसको ऐसे लिखा हुआ तो क्या पता, उसको पता चल जाएगा, पर उसकी जो ध्वनि है वो नहीं पता उसको क्या है। तो ध्वनि सीखने में स्वर वर्णों का लोप होना, यानी एक व्यंजन होता है जैसे कै, कै के अंदर क्या क्या होता है, कै के अंदर कै होता है और ए होता है, होता है नहीं होता, होता है। तो जो स्वर है, ए हमारा स्वर है, तो उसका जो लोप है, यानी इसके अंदर मिला देंगे तो कै बन जाएगा, वो करना उसको उसमें दिक्कत होती है कि इसके अंदर क्या क्या है, ठीक है। स्वर वर्णों का लोप होना, शब्दों का उल्टा पढ़ना, जैसे मान लिखा हुआ है उसको वो पढ़ देगा नाम, ठीक है, शान लिखा उसको कर देगा ना, ठीक है, ऐसे उल्टा पड़ेगा वो उसको। समान उच्चारण ध्वनियों को पहचान ना पाना, यानी जैसे कई बार कोई 2 ध्वनियाँ समान उच्चारण की हो जाती है, इंग्लिश में तो आपने देखा होगा बहुत सारी ध्वनियाँ समान हो ही जाती है, वर्ड होते हैं वो, तो उनको नहीं पहचान पाता है। शब्दकोश का अभाव, यानी उसको सिर्फ ए का बारे में पता है, अगर ए पूछेंगे तो वो बता देगा, अगर उसको बोल दे A to Z तो वो नहीं बता पाएगा, यानी उसके अंदर इतना शब्दकोश नहीं है, यानी शब्दकोश का अभाव, एक साथ इतना इकट्ठा नहीं कर सकता है, ठीक है, संग्रहण नहीं कर सकता है, तो इस चीज़ की उसके अंदर कमी होगी। भाषा के अर्थपूर्ण प्रयोग का
अभाव, यानी भाषा का जो अर्थ है कि इस शब्द का क्या अर्थ होता है उसका उसके अंदर अभाव होता है, कमी होती है। पेंसिल नहीं पकड़ पाना, यानी हम पेंसिल कैसे पकड़ते हैं, लिखते तो ऐसे पकड़ते हैं, तो वो या तो ऐसे पकड़ लेगा, ठीक है, या ऐसे पकड़ लेगा, यानी पकड़ना सही से नहीं आता है। बटन बंद नहीं कर पाता है, ठीक है, यानी हाथ और जो उसके मानसिक की जो क्रियाएं हैं कि बटन ऐसे बंद करेंगे उनमें वो तालमेल नहीं बिठा पाते हैं। पेंसिल पकड़ने के लिए हमें हमारा मस्तिष्क सिग्नल दे रहा है कि ऐसे पकड़ेंगे तो सही लिखा जाएगा, पर उसका जो मस्तिष्क है जो सिग्नल दे रहा है और उसका हाथ है उसमें तालमेल नहीं होता है, इस चीज़ की उसके अंदर कमी होती है। तो डिसलेक्सिया देख लिया हमने, किस प्रकार की लक्षण दिखाई देते हैं बच्चे के अंदर जो डिसलेक्सिया से ग्रसित है। तो क्वेश्चन कैसे आएगा आपके अंदर, क्वेश्चन आएगा कि अगर एक बच्चा पेंसिल नहीं पकड़ पाता है या स्वर वर्णों का लोप करता है तो वह किस प्रकार की अधिगम क्षमता से ग्रसित है, तो आपका आंसर होगा डिसलेक्सिया। यानी क्वेश्चन या तो इनके जो लक्षण दिए उनसे आएगा, या ये लक्षण ये हमें जो बीमारी हमारी अक्षमता है हमारी ये दे देगा, इसके किस प्रकार के लक्षण है वो पूछ लिए जाएंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन ऐसे आते हैं इसमें से। दूसरी क्या आती है हमारी एलेक्सिया। पहली डिसलेक्सिया हमने देख ली जो पढ़ने में दिक्कत थी, ये भी है पढ़ने से ही संबंधित है एलेक्सिया, पर इसमें क्या होगी, पठन अक्षमता, पढ़ने की शक्ति का लोप हो जाना। यानी टीचर हमें बोलता है पढ़ो भी, ये वाला चैप्टर पढ़ के बताओ हमें, तो हम नहीं पढ़ पाते हैं, यानी हमारे अंदर क्षमता नहीं है कि हम उसको पढ़ पाए। 3 नंबर कौन सी हमारी हाइपरलेक्सिया, ये भी पढ़ने से ही संबंधित है। शब्द या वाक्यों का अवबोध न होना, हमें पता नहीं चलता कि ये शब्द है या वाक्य है, ये हमें समझ नहीं पा रहे हैं। शब्द क्या होता है, जैसे एक ये पढ़ने, ये एक हमारा शब्द है, और अगर पढ़ने की शक्ति का लोप हो जाना, ये पूरा क्या बन गया, हमारा वाक्य बन गया। ये उसको समझ नहीं है कि ये वाक्य है या शब्द है और ये किस प्रकार का है। तो पढ़ने से संबंधित तीनों जो विकृतियां हमने देख ली, पहली है डिसलेक्सिया, दूसरी है एलेक्सिया और तीसरी है हाइपरलेक्सिया। अब देखते हैं लिखने से संबंधित जो हमारी विकृतियां हैं वो कितने प्रकार की होती है। तो लेखन विकृति हो गई, पहली है डिस्ग्राफिया, दूसरी है डिस्प्रेक्सिया, तीसरी है एप्रेक्सिया और 4 नंबर पे है एग्रेफिया। यानी जो लिखने से संबंधित है वो देखिए ग्राफ होता है बनाना, यानी जैसे ऐसे ये सीधी रेखा वाला बना दिया हमने, ठीक है, ये उतार चढ़ाव वाला बना दिया। तो ये जो ग्राफ बनाते हैं हम किसी चीज का यानी लिखते हैं वो उससे संबंधित होगी। डिस्ग्राफिया, डिस्प्रेक्सिया यानी एक्सप्रेस करना, एप्रेक्सिया, एग्राफिया, इन सब में उसको दिक्कत होगी, वो कौन सी हो जाएगी, लेखन विकृति यानी लिखने से संबंधित हो जाएगी। देखते हैं पहली जो डिस्ग्राफिया है उसको क्या क्या लक्षण होते हैं। तो डिस्ग्राफिया क्या, लेखन विकृति है यानी लिखने से संबंधित है। ये लिखते समय वैसे बातें करना, यानी हम कुछ लिख रहे हैं, टीचर हमें बोला और हम अपने आप से बातें करते जा रहे हैं, बातें करेंगे तो गलत होगा, नॉर्मल सी बात है, ध्यान नहीं होगा तो ये हमारे अंदर कमी है। अशुद्ध यानी गलत लिखना, सही से नहीं लिख पाना, ठीक है, ख बोलता है तो हम ग लिख देते हैं, कोई ग बोला है तो घ लिख देते हैं, ठीक है, यानी द बोला है तो ढ लिख देना, यानी गलत लिख रहे हैं। अशुद्ध या अनियमित आकार वाले अक्षर लिखना, यानी ए कितना बड़ा लिख दिया ए, दूसरा बी छोटा लिख दिया, यानी एक कोई नियमित आकार नहीं दे पा रहे हम उनको। अनियमित आकार वाले अक्षर लिखना, लेखन सामग्री पर कमजोर पकड़, यानी पेंसिल को अच्छे से नहीं पकड़ पाना, ठीक है, बुक को सामने रखे अगर कुछ लिखने को बोले तो बुक को इधर उधर रखना, यानी ढंग से हम उसमें नहीं कर पाते हैं कि ये कैसे करना है हमें, तो वो कौन सी हो जाएगी हमारी डिस्ग्राफिया यानी लेखन विकृति हमारी ये। आगे क्या है, डिस्प्रेक्सिया। डिस्ग्राफिया तो देख लिया हमने कि किस प्रकार के लक्षण होते हैं इसमें। दूसरी है डिस्प्रेक्सिया, लिखने व चित्रांकन में कठिनाई महसूस करती है, यानी लिखने में तो है ही है उसको कठिनाई, साथ में अगर वो को टीचर बोलता है कि
इस चीज़ का चित्र बनाइए। जैसे उसको ट्रायंगल बनाने का बोल दिया, ठीक है, आयत बनाने के लिए बारे में, तो उसको नहीं बना पाता है, यानी चित्रांकन नहीं कर पाता है, चित्र नहीं बना पाता है, वो उसको इस बात की उसके अंदर कमी है। 3 नंबर क्या है? एप्रेक्सिया, शारीरिक विकार जिसके कारण व्यक्ति मांसपेशियों के संचालन से संबंधित सूक्ष्म गति कौशल दिखाता है। यानी बच्चे के अंदर कोई शारीरिक विकार है, यानी या तो उसका हाथ कमजोर है, ठीक है, या एक उंगली नहीं है, मतलब कुछ भी लगा सकते हैं, कोई शारीरिक विकार है उसके अंदर, ठीक है, उसकी वजह से मांसपेशियों के संचालन यानी मांसपेशियों की जो क्रियाएं होती है उनसे संबंधित कोई सूक्ष्म गति, यानी जो मांसपेशियों की गति है वो धीरे हो जाती है उसकी, ठीक है, अच्छे से कार्य नहीं कर पाती है, वो उसकी प्रॉब्लम है, उसको क्या कहेंगे? एप्रेक्सिया कहेंगे। 4 नंबर क्या है? एग्राफिया, इसमें बालक द्वितीय भाषा के प्रति अक्षरता प्रदर्शित करते हैं, यानी किसी बच्चे को हिंदी आती है, ठीक है, हिंदी में वो ठीक है, या दूसरी भाषा अगर वो इंग्लिश सीखना चाहता है, ठीक है, तो वो उसमें उसको प्रॉब्लम होगी, यानी दूसरी भाषा के प्रति उसमें दिक्कत आती है, वो कौन सी होती है? हमारी एग्राफिया हो जाती है। तो देख ली हमने, पठन विकृति देख ली और लेखन विकृति देख ली। अब देखते हैं जो गणितीय गणना करने में जो हमारी प्रॉब्लम होती है वो कितने प्रकार की होती है। पहली है लेक्सिकल डिसकैलकुलिया, दूसरी है ग्राफिकल डिसकैलकुलिया और तीसरी है वर्बल यानी बोलना उससे संबंधित डिसकैलकुलिया। ये हमारी गणितीय विकृतियां हैं। तो पहली क्या है? डिसकैलकुलिया। देखते हैं कि क्या होता है कैलकुलिया, यानी कैलकुलेशन करने में दिक्कत होगी, उसी के नाम पे इसका नाम है, गणना करने में। तो क्या है ये? इसमें अंकों संख्या के अर्थ को समझने की अयोग्यता से लेकर सूत्र व सिद्धांतों के प्रयोग की अयोग्यता शामिल है। यानी जो डिसकैलकुलिया इसमें क्या क्या होगा? 6 बच्चे को बोलेंगे 6 का होता है, वो बना देगा ऐसा, यानी अंक नहीं बना, अच्छे से नहीं समझ पा रहा है कि क्या करना है। संख्या के अर्थ को, यानी 1 to 12 है, हम बोलते हैं 12 लिखो, वो लिख देगा 21, यानी उसको अर्थ नहीं पता है, 1 और 2 ही है, पर अगर 2 पहले आ गया 1 बाद में आ गया तो ये 21 बन गया और ये 12 बन गया, पर उसको इस चीज़ की समझ नहीं है। वो बोलेगा नहीं मैंने तो 1 और 2 ही लिखा है और आपने भी 1 और 2 ही लिखा है, पर इनका अर्थ तो अलग अलग है, ये 12 और ये 21 है। इस चीज़ की उसमें समझ नहीं होती है। सूत्र व सिद्धांतों के प्रयोग की, यानी अगर कोई सूत्र है उसको प्रयोग करने में उसको दिक्कत आती है, ठीक है। जैसे इसके एग्जाम्पल क्या दिए? चिन्ह नहीं पहचान पाना, नहीं, यानी ये प्लस का है, ये माइनस का है, ये मल्टीप्लाई का है, ये डिवाइड का है, ऐसे कोई चिन्ह दिए हुए हैं उसको नहीं पहचान पाता है कि किस प्रकार का चिन्ह है। दिशा ज्ञान का अभाव, यानी उसको दिशा का नहीं पता चलता कि ये नॉर्थ है, साउथ है, ईस्ट है, वेस्ट है, वो नहीं पहचान पाता है, उस चीज़ की उसके अंदर कमी होती है। चेकबुक व नगद भुगतान से वह, यानी उसको गणना करने में दिक्कत है, ठीक है, वो डिसकैलकुलिया से ग्रसित है। अगर उसको कोई चेकबुक में कोई भुगतान करने के लिए बोलते हैं तो वो काउंट नहीं कर पाएगा अच्छे से, तो उसको डर रहता है कि कहीं ज़्यादा हो गया, कहीं कम हो गया, उस चीज़ से वो बचता है, यानी उसके अंदर उस चीज़ का भय होता है। तो देख ली हमने, पढ़ने से संबंधित देख ली, लिखने से संबंधित देख ली, गणितीय देख ली। अब लास्ट कौन सी बची हमारी? मौखिक विकृति बची है कि मौखिक रूप से जो अक्षमता है वो कितने प्रकार की होती है। पहली है एफेजिया, क्या कहते हैं पहले को? एफेजिया। दूसरी है डिस्फेजिया या डिस्फेसिया, ठीक है। तो एफेजिया क्या है हमारी? एफेजिया है मौखिक भाषा को ग्रहण करने में कठिनाई, मौखिक रूप से विचारों को व्यक्त ना कर पाना, यानी कोई हमसे कुछ बोलता है, टीचर हमें कुछ बोल के समझा रहे हैं तो वो मौखिक हो गया। मौखिक जो टीचर बोल रहा है वो नहीं समझ पा रहे हम, यानी मौखिक जो भाषा उसको प्रयोग करने में, उसको बोलने में भी दिक्कत होती है और समझने में भी दिक्कत होती है, यानी वो जो मौखिक जो भी क्रियाविधि है वो नहीं कर पाते हैं, उसको हम क्या कहेंगे? एफेजिया कहेंगे। ना तो वो बोला हुआ समझ सकता है और ना वो अपने भाव व्यक्त कर सकता है, तो वो कौन सी हो जाएगी? एफेजिया हो जाएगी हमारी। अब देखते हैं डिस्फेसिया,
वाक अक्षमता, इससे ग्रसित बालक विचार की अभिव्यक्ति के समय कठिनाई महसूस करता है। यानी डिस्लेक्सिया क्या होगी, समझ तो लेगा क्या पता वो कि टीचर ये बोल रहा है, इस बात का ये अर्थ है, पर वो अपने भाव नहीं बता पाएगा। टीचर अगर बोलेगा कि बच्चों आप बताओ मुझे इसका क्या अर्थ हुआ, तो वो नहीं व्यक्त कर पाएगा अपने जो भाव है। पता तो क्या पता होगा उसको कि ये अर्थ होता है, पर वो बोल नहीं पाएगा। वो किस प्रकार के अक्षमता से ग्रसित हो गया, डिसफेसिया से। आप देखते हैं ओटिज्म, ठीक है, ओटिज्म के क्या लक्षण है। सीमित व दोहराव युक्त व्यवहार, यानी या तो उसका व्यवहार सीमित ही रहेगा, एक दायरा ही बन जाएगा उसके व्यवहार का कि इतना ही काम कर सकता है वो, या बार बार उस चीज को दोहराएगा। ठीक है, कि कई बच्चे ऐसे देखा ही होगा आपने, पानी 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 ऐसे करते रहते हैं, खाना खाना खाना, मतलब उस चीज को दोहराते रहते हैं, दोहराव युक्त व्यवहार करते हैं। मानसिक रोग जिसके लक्षण जन्म से 3 वर्ष से नजर आते हैं, यानी स्टार्टिंग में नहीं पता चलता कि ये बच्चा ओटिज्म से ग्रस्त है, 3 साल तक उसके अंदर ऐसे लक्षण दिखाई देने लग जाएंगे कि इस बच्चे में ओटिज्म की अक्षमता है। सामाजिक व्यवहार व संपर्क में, जो ओटिज्म से जो ग्रस्त बच्चे होते हैं, सामाजिक व्यवहार यानी समाज के जो व्यवहार होता है, समाज में जिस व्यवहार करते हैं जिस प्रकार का, उसकी उसमें कमी होती है। संपर्क, एक दूसरे से संपर्क रखना उनको अच्छा नहीं लगता है, संपर्क कमजोर होता है। परिचित को पहचान नहीं पाना, यानी 2-4 दिन पहले अगर किसी को जानता है या अपने जो भी रिलेटिव है, एक दिन आपने उसको देख लिया, दूसरे दिन में क्या पता देख लिया, पर वो दोबारा अगर उसके सामने आ जाए तो वो नहीं पहचान पाएगा, उसको पहचानने में दिक्कत होती है। और जो ये विश्व ओटिज्म दिवस कब बनाया जाता है, 2 अप्रैल को, यानी 2 अप्रैल को विश्व ओटिज्म दिवस बनाया जाता है। ठीक है, अब लास्ट हमारी जो है अक्षमता वो कौन सी है, ADHD। इसका क्या फुल फॉर्म क्या होगी, अटेंशन, D से डेफिशिएट, S से हाइपर एक्टिविटी, D से डिसऑर्डर यानी अक्षमता। क्या होगा, अटेंशन डेफिशिएट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, इसका फुल फॉर्म है। इसमें क्या होता है, तंत्रिका तंत्र से जुड़ा विकार है, यानी जो हमारा शरीर जिससे बना हुआ है, जो तंत्रिकाएं हैं उसमें कोई विकार होता है जो ध्यान को प्रभावित करता है, यानी बच्चा कंसंट्रेशन नहीं लगा पाएगा किसी काम को करने में, उसकी जो ध्यान लगाने की क्षमता है उसमें कमी होती है। ठीक है, इसके बेचैनी, दोषपूर्ण व्यवहार, ध्यान भटकाना, ये सब इसके लक्षण हो गए। ठीक है, तो आज हमने क्या किया, अधिगम अक्षमता कितने प्रकार की होती है वो सब आज की वीडियो में हमने देखा। ठीक है, अब 1-2 क्वेश्चन कर लेते हैं कि इसमें किस प्रकार क्वेश्चन आता है। तो पहला क्वेश्चन क्या है, यदि आपकी कक्षा का बच्चा C को D को C लिखे पढ़े तो वह कौन से रोग से पीड़ित है, यानी उसको अक्षर की पहचान नहीं है, यानी पढ़ने में दिक्कत हो रही है उसको, तो कौन सा आगे, क्या मलेरिया है, नहीं, फादेलिरिया, ये तो ऐसी तो कोई बीमारी नहीं पड़ी थी हमने, टाइफाइड है उसको, टाइफाइड लीवर से ही होती है। ठीक है, तो क्या होगी, वो डिसलेक्सिया से ग्रसित है, किससे, डिसलेक्सिया से ग्रसित है, उसको पढ़ने में दिक्कत हो रही है, इसीलिए वो नहीं लिख पा रहा है सही से। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास में, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा विशिष्ट अधिगम विकलांगता का उदाहरण है, यानी जो हमारे अंदर कमी हो गई, एक प्रकार की हमारे अंदर विकलांगता ही है। ठीक है, तो कौन सा है इसका उदाहरण, मानसिक मंदता, यानी मानसिक जो हमारा मानसिक विकास है उसमें धीरे, जो उसकी गति है वो धीरे है, क्या ये नहीं, ये तो ठीक नहीं है। डिसलेक्सिया, डिसलेक्सिया अभी हमने पढ़ा, पढ़ने में विकृति, तो ये एक प्रकार की हमारी विकलांगता ही है, तो ये सही है इसका। 3 नंबर के अटेंशन डेफिशिएंट हाइपर डिसऑर्डर, ये क्या है, ADHD। ठीक है, ये तो एक तंत्रिका तंत्र में विकार था। ठीक है, ये ओटिज्म के लक्षण कब, 0 से 3 वर्ष में दिखाई देने लग जाते हैं। ठीक है, तो क्या आएगा इसका आंसर, डिसलेक्सिया। तो क्या किया आज हमने देखा अधिगम अक्षमता को और उससे संबंधित 1-2 क्वेश्चन किए कि किस प्रकार इनसे क्वेश्चन बनता है। अगर वीडियो पसंद आए
तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।